नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष पटेल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में। हमारे भारत में फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने कितना ग्रो किया है और अभी भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जो होनी बाकी है, उन सभी के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं और बेसिकली हमारे इंडिया को पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करके देखेंगे। स्पेशली हम चाइना के साथ कंपैरिजन भी करेंगे ताकि हमें पता चले हमारा देश का फार्मास्यूटिकल सेक्टर आखिर कितने पानी में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इसी वीडियो को। अब जो लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको शायद ये समझने में मुश्किल ही हो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो हमारे देश में या किसी भी देश में फार्मास्यूटिकल सेक्टर वो है जहां पे दवाइयों का प्रोडक्शन होता है, मेडिकल डिवाइसेस का प्रोडक्शन होता है, कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्शन होता है। इन सभी चीजों को मिलाकर एक सेक्टर बनता है जिसे हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर कहते हैं। ये तो बात हो गई किसी एक देश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। अगर हम कंप्राइज करें पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स है, उन सभी को इकट्ठे और उनकी अमाउंट निकाले तो वो अमाउंट आती है $1250 बिलियन, जिसमें से 48% बिजनेस यूएसए एक्वायर कर लेता है। यानी कि $600 बिलियन का व्यापार यूएसए अकेला फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कर रहा है पूरी दुनिया के कंपैरिजन में। उसके बाद अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो चाइना $190 बिलियन का व्यापार करता है और इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ $53 बिलियन का ही व्यापार कर पाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक्सपेक्टेड ग्रोथ 2025 तक $100 बिलियन तक का है और मेडिकल डिवाइसेस का जो बिजनेस है वो $25 बिलियन तक पहुंच सकता है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की। अगर आप इंडिया के अंदर हो रही दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग को देखेंगे तो इंडिया के अंदर जितनी भी दवाइयां बनती है उन सभी का वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो वो वॉल्यूम के हिसाब से हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड 3rd रैंक पे आता है। और अगर आप उन दवाइयों की वैल्यू को निकालोगे, यानी कि वो जो दवाइयां हमने बनाई उन दवाइयों की वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू के हिसाब से हमारा देश 14th पोजीशन पे था, वहां से इंक्रीज होकर के 12th पोजीशन पे आ चुका है। अब अगर हम देखें कि देश के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ है तो वो बेशक काबिले तारीफ है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने स्टेडीली ग्रो दिखाया है और पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और फंडिंग भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हुई है। आपने न्यूज के अंदर KSM या फिर API जैसे वर्ड को सुने होंगे, जिनका मतलब होता है की स्टार्टिंग मटेरियल्स या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इनका कंट्रीब्यूशन किसी दवाई बनने के अंदर कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी दवाई बनती है अगर, तो उसके अंदर जो एक्शन आता है वो दवाई से आपको रिलीफ मिलता है। जो कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर मौजूद होता है वो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट को हम API कहते हैं और वो API को हम जिस चीज के अंदर से निकालते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उसको हम की स्टार्टिंग मटेरियल कहते हैं। आपको की स्टार्टिंग मटेरियल को समझना है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं चाय। जब आप चाय को उबालते हैं तो चाय के अंदर से जो कैफीन होता है वो कैफीन रिलीज हो जाता है और कैफीन आपको स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट देता है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप शुगर केन का। शुगर केन के अंदर ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज को हम एक्सट्रैक्ट करके गुड़ बनाते हैं या शुगर बनाते हैं, तो ये भी हो गया आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हमारे इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए API जो है बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज अकेला API हमारे $53 बिलियन की जो इकोनॉमी है हमारी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, उसमें से 35% का जो उसका स्टेक है वो एक्वायर कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि API कितना इंपॉर्टेंट होता है और ना कि सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो API का सेगमेंट है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कोई देश के अंदर ही API का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो देश एक तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दूसरा उसकी दवाइयां चीपर रेट्स पे बेच सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल कंडीशन सेम है, तो हमें कुछ APIs बहुत अलग अलग देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ APIs हम चाइना से इंपोर्ट करने लग रहे हैं। और ये APIs को सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करने की वजह है क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस पे हमको API देता है। तो कोई भी इंडस्ट्री है तो वो जाहिर सी बात है कि अपनी प्रॉफिट के लिए जहां पे भी उसको कम प्राइस पे APIs मिलेंगे वहीं से खरीदेगा। तो चाइना इसी चीज का फायदा उठाता है। एक स्टडी के हिसाब से हम जब 1991 में थे तब सिर्फ और सिर्फ 1% APIs का इंपोर्ट करते थे चाइना से, जबकि 2019 के अंदर हमने 70% तक का API का इंपोर्ट चाइना से किया है। ये बहुत ही बुरी बात हो सकती है हमारे लिए। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 2013 से 2019 का डेटा है, जहां पे प्राइस इंक्रीज हुआ है APIs के अंदर। जहां पर डाई एमिनो डाई फिनाइल सल्फोन की बात है तो उसका प्राइस
565% तक इंक्रीज हुआ है। फॉलिक एसिड जो है 239% तक इंक्रीज हुआ है। डाइक्लोफेनेक सोडियम की प्राइस 134% तक इंक्रीज हो चुकी है। यानी कि ये सब एपीआईज हम इंपोर्ट भी करते हैं और उनकी प्राइस भी हाइक हो रही है। तो हमें हमारी जो दवाइयां हैं उनका जो प्राइसिंग है, तो वो प्राइसिंग हमें इन एपीआईज के इंपोर्ट की हुई वैल्यू के हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो इसी वजह से हम दवाई को भी एक स्टेडी रेट पे बेच नहीं सकते, इसके अंदर भी इन्फ्लेशन आता रहता है। 2019 के अंदर जो इंपोर्ट हो रहा था हमारा एपीआईज का 70%, वो होपफुली कम हुआ है और 50% तक का इंपोर्ट रह गया है 2021 तक। लेकिन उसमें से भी जो मेजोरिटी ऑफ एपीआईज है वो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे एपीआईज है जिनके ऊपर हमारा इंडिया है चाइना के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। उनके नाम है पेनिसिलिन जी, लीवोडोपा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मेरोपेनाम, कार्बिडोपा, वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये सभी एपीआईज के लिए हम चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। चलिए अब बात करते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नाउअडेज। फर्स्ट इज स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। दिस इज लीडिंग टू हायर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एपीआईज इन इंडिया अंडर द करंट नॉर्म्स. Companies have to go through fresh approval process every time they want to make a change in the product mix, a process that can take as long as 4 months. For increase in production or addition of equipment, it could be 8 months or even more. So ये 4 से 8 महीने का जो टाइम है वो बहुत ड्रास्टिक चेंज लेके आ सकता है किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्री का बहुत कंटिन्यूअसली होते रहना बहुत जरूरी होता है। सेकंड नंबर पे आता है नो टैक्स इंसेंटिव्स एंड हायर यूटिलिटीज एंड बोरोइंग कॉस्ट। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो सरकारें कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बना रही है जहां पे एपीआई बनाने वाली कंपनियां इकट्ठी होकर कुछ काम कर सके और उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो प्रोडक्शन की। इसी वजह से जो एपीआई इंडिया के अंदर बनते हैं वो महंगे हो जाते हैं और जो कंपनी को चाहिए होता है एपीआई वो चाइना से कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलने की वजह से वहीं से इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए इस चीज के ऊपर ध्यान देना और कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाना या फिर टैक्स इंसेंटिव देना ताकि लोग एपीआई इंडस्ट्रीज का बिजनेस भी शुरू करें। तीसरे नंबर पे आता है लेक ऑफ मेगा ड्रग बल्क पार्क्स। अगर मेगा ड्रग बल्क पार्क बनाया जाए तो वहां पर बहुत सारी कंपनियां इकट्ठी होकर के काम करेगी और उनके जो पोल्यूशन कंट्रोल के जो भी टूल्स होंगे उन सभी को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा और उन सभी के जो वेस्टेज है उन सभी का भी मैनेजमेंट एक साथ होगा। तो उसके अंदर उन सभी को बहुत ज्यादा फायदा होता है और उनकी कॉस्ट भी प्रोडक्शन की घट जाती है। तो ऐसे पार्क की बहुत कमी है हमारे इंडिया के अंदर, जिनको भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब आपके मन के अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि चाइना आखिर इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ एपीआई या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर। तो चलिए मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर रख देता हूं कुछ पॉइंट्स जहां पे चाइना डिफर करता है इंडिया से। तो चाइना के अंदर बेसिकली मास प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है विथ रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव लेबर, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, स्टेबिलिटी, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल नेटवर्क क्लस्टरिंग, कॉस्ट ऑफ पावर एंड अवेलेबिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। ये सारे के सारे पॉइंट मैं आपको समझा तो नहीं पाऊंगा एक वीडियो के अंदर, लेकिन मैं ट्राई करता हूं कुछ चीजों को समझाने की। जैसे कि पावर हो गया, तो अभी भी बात की जाए इंडिया के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज की तो वहां पे कट ऑफ हो जाता है पावर का हफ्ते में किसी एक दिन के लिए, तो वो बहुत ही मेजर इंपैक्ट डालता है। दूसरी बात है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्टिंग। अब इलेक्ट्रिसिटी ही महंगी बिकेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो अपने आप बढ़ने वाली है। अगर हम बात कर ले मास प्रोडक्शन की, तो इंडिया के अंदर कोई ऑर्डर आपको मास प्रोडक्शन के लिए मिलता है, अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं तो उसके अंदर आने वाला खर्चा आपको कम होगा। लेकिन अगर वही चीज आप थोड़ी अमाउंट में बनाएंगे तो उसके लिए आपको खर्चा शायद ज्यादा बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। वहां की गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्टिव है इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कराने के लिए, तो ये चीजें हमारी गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए। अब अगर मैं आपको इनहेरेंट एडवांटेजेस बताऊं चाइनीज एपीआई इंडस्ट्रीज के, तो वहां पे 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, 20% ग्लोबल एपीआई का आउटपुट हो रहा है बाय वॉल्यूम। वहां पे जो बन रहे हैं एपीआई वो 2000 प्लस एपीआई मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं चाइना के अंदर। वहां की इकोनॉमी जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। वहां का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंडिया या फिर किसी और देश से 15 या 20% लोअर कॉस्ट में बन जा रहा है।
बिकॉज वहां पे 10 से 15 गुना बड़े स्पेशल इकोनॉमिकल जोन्स है जहां पे कई सारी इंडस्ट्रीज एक साथ मिलकर काम करने लगी है। वहां पे फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिल रहा है जहां पे उनको 13% तक के टैक्स इंसेंटिव्स एंड सॉफ्ट लोन्स मिल रहे हैं। वहां पे बोरोइंग कॉस्ट शायद 5 to 7% होगी, जो कि इंडिया के अंदर 11 से 14% की है। और ऊपर से R&D के अंदर $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि R&D बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर चाइना इतना डोमिनेटिंग है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो उससे होने वाला नुकसान आजू बाजू की कंट्रीज को तो जरूर होगा, बिकॉज हम वहां से डिपेंडेंट होकर के APIs मंगवा लेते हैं या दवाइयां मंगवा लेते हैं। तो ये बहुत ही कैस्केडिंग इफेक्ट डालता है हमारे देश की इकोनॉमी पे। तो देखते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट्स जो कि चाइना की वजह से इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां से API आना बंद हो जाएगा तो ड्रग की शॉर्टेज हो जाएगी, और अगर वो लोग API की प्राइस को बढ़ाएंगे तो हमें हाई कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हेल्थ केयर पे बर्डन पड़ेगा। अगर ड्रग की शॉर्टेज होती है तो फिर हमारी जॉब कट्स होगी, एंड ऑफ कंपटीशन हो जाएगा एंड शटडाउन ऑफ कंपनीज का इवेंचुअली होना संभव है। तो बेसिकली हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर कोई एक हिस्सा जो काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, वो है API इंडस्ट्रीज। तो इन API इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए हमारे देश को लेने पड़ने वाले लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट डिसीजंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो इमीडिएट रिकमेंडेशन है वो है फास्टर इन्वायरमेंट का क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि कंपनीज को बहुत इजीली और जल्दी से क्लियरेंस मिल जाए अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इनकरेज होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ की APIs, intermediates and fermentation products by providing a fiscal stimulus। अकोमोडेटिव प्राइसिंग पॉलिसी भी होनी चाहिए DPCO के साथ में, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो डेवलप करने चाहिए हमें क्लस्टर एंड प्रोवाइडिंग प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इन डेडिकेटेड जोन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग APIs। देन नेक्स्ट हमें इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जहां पे एकेडमिक्स को भी बहुत ही ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है और इंडस्ट्री के साथ में उनको बहुत अच्छे से मैचअप करने की जरूरत है। और आखिरकार हमें चाइना को छोड़ के कुछ और देशों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा जहां से हम सेम API को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हमने किसी भी सरकार या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी को भी टारगेट नहीं किया है। बेसिकली हमारी जो भावना थी इस वीडियो को बनाने के पीछे वो ये थी कि आपको पता चले कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर कितना मजबूत है और कितना आगे ग्रो कर सकता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।